हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे CUET क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और CUET का लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की आज ये सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक सेकंड क्लास अटेंड करने से पहले अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर 1 अभी तक अटेंड नहीं करा है तो सबसे पहले आपको पॉपअप में दिखाई दे जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। आप जाकर सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि जब आप लेक्चर 1 देख लेंगे तो आपको लेक्चर 2 बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक। और आज जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ ये 101% CUET ओरिएंटेड है। इसका क्लास 12th से रिलेशन थोड़ा कम है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि क्लास 12th में तो सब्जेक्टिव पेपर आता है और CUET में MCQ बेस्ड पेपर आता है। करेक्ट। आप में से अगर कोई बच्चा 12th क्लास के MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना चाहता हो तो बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि आज का जो लेक्चर है कहीं ना कहीं आपको 12th में भी हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं CUET में तो हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया था और आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ पर गया। यानी कि हम उसमें देखते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक। और एक वर्ड साथ में मैंने ऐड करा था कैश एंड कैश इक्वलेंट, मतलब वो चीज़ें जो कैश हैं या कैश के जैसी हैं, उसका हमने एक स्ट्रक्चर देखा था। और साथ ही साथ हमने देखा था कि CFS में आपका क्या होता है, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। करेक्ट। अब इनफ्लो और आउटफ्लो जो होता है इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 एक्टिविटीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। और पहली एक्टिविटी का नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करेक्ट। सेकंड एक्टिविटी का नाम होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी का नाम होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करेक्ट। अब सीक्वेंस तो बेटा यही होती है, नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट क्लास में मैंने इनका आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। आज मैं आपको इन एक्टिविटीज़ को बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या चीज़ें हम लिखते हैं। उसके बाद मैं आपको सेकंड नंबर पे सिखाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी और थर्ड नंबर पे मैं आपको सिखाऊंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब हम ये तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके होंगे तो फिर मैं आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाना भी सिखाऊंगा। लेकिन पूरा कैश फ्लो हमारे CUET में तो किसी काम का है ही नहीं। 12th में तो फिर भी 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन CUET में कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही नहीं। तो हमें जो अपना फोकस करना है वो ये देखना है कि अगर मुझसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का या ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो मैं उसका आंसर किस तरह से दूंगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। चलें थोड़ा सा और आगे। तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फोकस करते हैं सबसे पहले किस पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर, कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए जरा, अगर आप पिछली क्लास पढ़ेंगे वहाँ भी मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल दो बताई है, लेकिन आज एक्सक्लूसिवली हमारा जो टारगेट है वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जरा देखिएगा बेटे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो आते हैं, दोनों आते हैं। ठीक। किससे, पहला परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। करेक्ट।
परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद परचेज या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट्स, हमने कहीं पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक, थर्ड, बेटे जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहां से इंटरेस्ट भी रिसीव होता है, उसके बाद हमें वहां से डिविडेंड भी रिसीव हो सकता है। और अगर सपोज करिए आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया और वो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दियो, किराए पर दे दियो, तो आपको वहां पर रेंट भी रिसीव हो सकता है, तो रेंट भी रिसीव होता है। तो यानी कि ये हमारी 5 आइटम्स हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम स्टडी करते हैं। ठीक, तो अब हमें जो आगे सीखना है वो ये सीखना है कि सपोज करिए कि अगर हमें ये देखना है कि मेरे पास एसेट सेल आउट करके कितने पैसे आए या एसेट खरीदने में कितने पैसे गए, तो उसे मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आपकी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है। चलिए तो डिटेल में स्टडी करते हैं बिल्कुल कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, आराम से पढ़िए सब चीज़ें। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है। इनडायरेक्ट मेथड से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड होते हैं, वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड, और ये बनाया जाता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक, तो ये मानिए यहाँ पर 2 MCQs लिखे हैं, इनडायरेक्ट मेथड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब आते हैं जरा, सबसे पहले हम बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ, ये पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, 12th क्लास में पूरा डिटेल में आप लोग बनाते हैं, करेक्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे जब पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आज जो हमारा टारगेट है वो ऑपरेटिंग की बात करना है ही नहीं, मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा आज की ऑपरेटिंग में क्या होता है। आज मैं आपसे केवल बात करूँगा व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। बेटे आता है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटे प्रोसीड का मतलब होता है पैसे आना। अगर मैं अपनी कोई फिक्स्ड एसेट बेच दूं तो उससे जो पैसे आते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट बेच दूं, देखिए मैंने एक जगह इन्वेस्टमेंट का नाम और भी लिया था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, लास्ट क्लास में करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी। बेटे वो यहाँ पर नहीं आती, मैंने आगे लिख भी दिया है अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी ये दोनों तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। मतलब इन्हें हम इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं, इन्हें हम कैश ही मानते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट सेल होने की बात है वो है लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म वाली इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पर नहीं हो रही। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल्स। बेटे जैसे कि आपकी गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा, ये सब भी यहीं आते हैं। आपको कोई डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड मिल गया आपको, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। बेटे ये क्या होता है, ठीक, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए आराम से सुनिए, मेरी एक फाइनेंसिंग कंपनी है। सर फाइनेंसिंग कंपनी क्या होता है? बेटे मेरा काम ही यही है, मैं लोगों से पैसे लेता हूँ और इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे कोई म्यूचुअल फंड हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, इन्हें हम बोलते हैं फाइनेंसिंग कंपनी, जिनका काम ही पैसे में डील करना है। तो आप सोचिए अगर मेरा काम क्या है कि मैं लोगों से पैसे लेता हूँ और कहीं पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो बेटे डिविडेंड मिलना ये तो मेरे लिए रोज़ का काम हो जाएगा। ठीक, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लिखा कि डिविडेंड मिलना
अगर एक नॉर्मल कंपनी है तो उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, लेकिन अगर वो फाइनेंसिंग कंपनी है, अगर वो डेली फाइनेंस में कर रही है तो उसे तो रोज़ डिविडेंड मिलता होगा, कई जगह से डिविडेंड मिलता होगा, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रेंट आपको मिल गया, ठीक है, तो इन सब से आपके पास पैसे आ रहे हैं। बेटे आपके पास से पैसे जा भी सकते हैं, आपने एसेट्स खरीद ली, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, पेमेंट कर दी आपने पेमेंट करी है टू परचेज दी इनटेंजिबल, ठीक है। और कभी कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी आ जाती है, जैसे कि आपकी कोई एसेट वगैरह जल गई, खराब हो गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट हो गया और उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, करेक्ट। तो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से इसे समझिए। तो सर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सारी बातें एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड हो रही हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स से पैसा आए या जाए, करेक्ट, तो यहाँ आएगा। इन्वेस्टमेंट में पैसा जाए या इन्वेस्टमेंट से पैसा आए तो यहाँ पर आएगा। इंटरेस्ट मिल जाए, डिविडेंड मिल जाए, रेंट मिल जाए तो यहाँ पर आएगा। क्लियर। अब अगली बात पर आते हैं। नेक्स्ट छोटी सी बात, बिल्कुल देखने में लगता है बहुत सिंपल है और कोई दिक्कत है भी नहीं, कोई बहुत टफ भी नहीं है। एक छोटी सी बात, बिल्कुल एक छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए होते हैं कि आपको 2 ईयर का डेटा एक साथ दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिख कर दूं यहाँ पर 2022 एंड 2021, और यहाँ पर मैं लिख कर दे दूं मशीनरी। क्या लिख कर दिया मैंने? मशीनरी। यहाँ पर मैंने लिखा मशीनरी 6 लाख और यहाँ पर मैंने मशीनरी लिखा 4 लाख। क्लियर। यानी कि लास्ट ईयर मेरे पास 4 लाख रुपीस की मशीनरी थी, अब मेरे पास 6 लाख रुपीस की मशीनरी है। क्लियर। अगर क्वेश्चन ने कुछ और नहीं कहा, कुछ नहीं कहा क्वेश्चन ने, तो आप बताइए 4 लाख से 6 लाख कैसे हो गई मेरी मशीनरी? तो आप कहेंगे सर बड़ी सिंपल सी बात है कि हमने मशीन परचेज करी है, हमने 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, करेक्ट, तो 2 लाख रुपए हमारे पास से गए होंगे। हमारा यहाँ पर फोकस किस चीज़ पर रहना है? हमारा फोकस इस चीज़ पर रहना है कि पहली बात, जो भी हमारे सामने ट्रांजैक्शन है वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। नंबर 2 कि उससे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। नंबर 2। नंबर 3 कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं। तो हमारा फोकस पैसों पर रहेगा और वो पैसा कौन सी एक्टिविटी से रिलेट करता है उस पर रहेगा। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब आपने कहा कि सर ये तो बहुत ईजी है, 4 लाख से 6 लाख हो गई, ये आएंगी चीज़ें सीयूईटी में। 2 लाख रुपए, हमने 2 लाख की हमारी एसेट बढ़ रही है, हमने 2 लाख रुपए की एसेट खरीदी होगी, बात खत्म हो गई, 2 लाख रुपए हमने दे दिए होंगे सामने वाली पार्टी को। करेक्ट। ये तो बहुत आसान लग रहा है। अब एक छोटी सी बात और समझिए, क्वेश्चन के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है, कुछ एक्स्ट्रा बात भी कह रहा है। क्या कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में? कहता है डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹40,000। हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, मशीन पे डेप भी लगती है, वो भी हो सकती है। साथ ही में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। अ मशीनरी विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर ₹8,000। अच्छा सर ये भी दे दिया, यानी कि सर ये तो मामला कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। फिर भी सर कोई बात नहीं, हम जुगाड़ लगा लेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ लगा के हम ढूंढ ही लेंगे हमारे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चीज़ आपको 12th में भी हेल्प करेगी और CUET में भी हेल्प करेगी। बेटे CUET में भी जब बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा कि CUET के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है, आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम होता है
उसके अंदर आप आंसर टिक करते हो। लेकिन वहाँ पर भी रफ वर्क करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए आपको कैलकुलेशन के लिए कुछ शीट्स दी जाती हैं जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने पैसे कैश में आए और मेरे पास से कितने पैसे कैश में गए, करेक्ट। और इसके लिए आपको एक छोटा सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट कह लो, रफ वर्क कह लो, आपको वो करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल आएगा कि आपके पास कितने पैसे गए और आपके पास कितने पैसे आए। तो वो अकाउंट बनाना मैं आपको बताता हूँ। और वो अकाउंट ऐसा नहीं है कि आज से पहले आपने कभी देखा नहीं, वो अकाउंट आपने देखा है, वो देखा है क्लास 11th में। तो चलिए मैं आपको इसका अकाउंट बनाकर, भाई हम यही तो चाहते हैं कि सर ये बता दो बस किसी तरीके से कितने पैसे आए और कितने पैसे गए। हमें तो सर कैश से मतलब है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक। तो बेटे जरा ध्यान से देखना, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक। चलिए अकाउंट मतलब लेजर, जैसा आप लोगों ने 11th में भी काफ़ी करा है, 12th में भी आप कर रहे हैं काफ़ी, ठीक है। तो चलिए अकाउंट मैं आपको इसका बनाना सिखाता हूँ। और लेजर जैसा लेजर का फॉर्मेट बनता है वैसे ही बनाते हैं, बस इसके अंदर वो LF वगैरह की, JF वगैरह की कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस ऐसे ही आप एक सिंपल सा अकाउंट बना लेते हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक। 4 कॉलम्स ड्रॉ करके आप एक अकाउंट बना लेते हैं जिसमें ये पर्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट, और इधर भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। क्लियर। आप सभी जानते हैं कि ये डेबिट साइड होती है और आप सभी जानते हैं कि ये क्रेडिट साइड होती है। क्लियर है। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। अगर कोई बच्चा साथ साथ नोट्स बनाना चाहता है तो वो बना भी सकता है, साथ में नोट्स भी आप बना सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी थोड़ी सी, ठीक। चलिए तो आगे चलते हैं। अब सर क्या करें, अब बेटे हमें यहाँ पर बनाना है मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाएंगे और मशीन अकाउंट इसी क्वेश्चन का नहीं है, आगे मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दूँ वो आपको आंसर निकाल के बता देगा कि हमारे पास कितने पैसे आए और हमारे पास से कितने पैसे गए। अब कुछ बेसिक बातें जो बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी जानते होंगे। बेटे यहाँ लिखा है मशीन अकाउंट, आप सबको पता है मशीन एक एसेट होती है और एसेट का जो नेचर है वो डेबिट होता है। एसेट का नेचर होता है डेबिट, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। तो एसेट का नेचर होता है डेबिट। एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में और जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में। अब मैं इसका एक आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, बेशक याद कर लो आप, उसके अंदर वैल्यूज पुट करना और आपका आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा। बेटे इसका डेबिट साइड में लिखते हैं सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस, मतलब हमारे पास कितने की एसेट्स पहले से ही थी। डेबिट साइड में पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। क्रेडिट साइड में लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। तो मैंने क्या करा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा, करेक्ट। 11th क्लास में आपने करा, एक चैप्टर आता था वहाँ आपका डेप्रिसिएशन। तो आप सबको पता है कि जो डैप है वो क्रेडिट साइड में लगती है। डैप ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जितना भी डैप लगा वो यहाँ आएगा। फिर आप 11th क्लास याद करो, जब आप एसेट बेचते थे तो कैश यहाँ लिखते थे। बेचने पर अगर आपको P&L अकाउंट, अगर आपको लॉस होता था तो वो आप यहाँ लिखते थे, और टू P&L अकाउंट गेन यहाँ लिखते थे। और अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे होते हो तो वो यहाँ लिखते हो, टू कैश परचेज, करेक्ट। तो ये चीज़ें इस अकाउंट के अंदर आती हैं। और अगर आप ये फॉर्मेट समझ तो लेंगे आप बहुत आराम से, ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर। डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट कम होती है, बेचने से एसेट कम होती है। ये जो कैश मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब है सेल, मैंने कितने में एसेट सेल कर दी। P&L अकाउंट, अगर मुझे एसेट बेचने पर लॉस हुआ तो इधर, गेन हुआ तो इधर, ऑब्वियस सी बात है दोनों में से कोई एक ही होगा। मेरा टारगेट क्या है सर, मेरा टारगेट है मैं जानना चाहता हूँ कितने पैसे आए कितने पैसे गए। अब एक बच्चा कह रहा भाई हम नहीं सीखेंगे तेरा ये वाला अकाउंट जो तू बता रहा है, हम तो ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, इसमें हिसाब किताब लगा लेंगे, ये आ गया ये चला गया। मेरे बेटे वहाँ इतना समय नहीं है, वहाँ आपको थोड़ा सा
क्विक होना पड़ेगा, थोड़ा सा मैकेनिकल होना पड़ेगा कि फटाफट फटाफट आपने उसके अंदर चीज़ें रखी और आपका आंसर आ गया। करेक्ट। अब बोर्ड का भी यही रूल है बेटे, बोर्ड में अगर हम कुछ चीज़ें तो हमें बिल्कुल फिक्स करके जानी पड़ेंगी कि ऐसे ही करनी है हमें। अब तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिखा बेटे, ज़रा देखना 1 मिनट के लिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे ओपनिंग बैलेंस लिखा, पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। पहले नंबर पे मैंने ये लिखा, दूसरे नंबर पे मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, फिर मैंने तीसरे नंबर पे लिखा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, फोर्थ पे सेल कितना हुआ, फिफ्थ पे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, और 6 नंबर पे मैंने परचेज कितना करा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है, 6 आइटम इसके अंदर आती है। अब हम इसे करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है उसे हमें यहाँ पुट करना है। बेटे 2021, हम 2021 पिछला साल, 2022 ये वाला साल, तो हम हमेशा लेटेस्ट ईयर के लिए काम कर रहे होते हैं। तो 2022 के लिए 2021 क्या है, ओपनिंग ईयर, स्टार्टिंग थी, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीज़। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख रुपए, तो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 6 लाख रुपीज़, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन हमने कहाँ पर लिख दिया, डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। अ मशीनरी विद द बुक वैल्यू, एक एसेट जो हमारी बुक्स में कितने की थी, 10 की, और मैंने उसे सेल कितने में कर दिया, 8 में। तो बेटे 10 वाली चीज़ अगर 8 में सेल कर दी तो मुझे 2000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। करेक्ट, ये यहाँ लिख दिया मैंने। अब एक बात बताओ बेटे, जब लॉस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है गेन तो नहीं होगा, तो गेन पे मैंने क्रॉस लगा दिया। अब जब मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो जो भी बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी वो क्या होगी, परचेज। तो परचेज हमारा क्या निकल कर आएगा, परचेज हमारा निकल कर आएगा बैलेंसिंग फिगर। ठीक, तो जब मैंने इसका टोटल करा तो इधर की साइड का टोटल हमारा आ रहा है 6,50,000, और इधर की साइड भी हमने लिख दिया 650, और क्लोज जब करा तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया निकल कर 2,50,000। क्लियर। तो ये जो 2,50,000 रुपीज़ का बैलेंस आया, ये 250 की मैंने मशीन क्या करी है, परचेज करी है। अब सर ये तो हो गया, हमें क्या पता करना था, हमारे पास कितने पैसे आए और हमारे पास से कितने पैसे गए। तो अगर सपोज करिए वो मुझसे पूछ ले कि भाई साहब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या सीन है, इधर देखो जी, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचकर मेरे पास कितने पैसे आए, 8,000 रुपीज़। बेटे फोकस होना चाहिए कैश के ऊपर बस, ये देखो जी, ये आपका फोकस होना चाहिए केवल और केवल कैश के ऊपर। देखो ये रहा हमारा कैश और ये रहा हमारा कैश। करेक्ट। तो हमारे पास एसेट बेचकर कितने पैसे आए, 8,000, और परचेज ऑफ एसेट, हमारे पास एसेट खरीदने में कितने पैसे चले गए, 250। बेटे इसे मैंने माइनस में लिख दिया क्योंकि मेरे पास से पैसे गए हैं। माइनस का 250 और प्लस का 8 कितना आया, 2,42,000, और वो भी कैसा, नेगेटिव में। बेटे नेगेटिव कैश का मतलब ये होता है पैसे आए नहीं, उल्टा पैसे खर्च हुए। तो इसका आंसर होगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश कहाँ पर यूज हो गया मेरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे पास से 2,42,000 रुपीज़ क्या हो गए, खर्च हो गए। क्लियर होती है बात। जैसा मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया बेटे, CUET में ये क्वेश्चन आम बात है आना। 2 बार CUET का पेपर हो चुका है, ठीक, और CUET का पेपर बेटे ऑनलाइन होता है तो एकदम से उसका क्वेश्चन पेपर नहीं आता, लेकिन स्टूडेंट्स के जो रिव्यू बताते हैं, जो स्टूडेंट्स बताते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मार्केट में बहुत सारा मटेरियल भी आता है जहां पर आप देखेंगे कि CUET में कैश फ्लो में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है आना।
और दूसरी बात, ये जो मैंने अभी आपको सिखाया ये आपको CUET में तो 100% हेल्प करेगा, और बेटे 101% आपको क्लास 12th के कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हेल्प करेगा, जहां आपके टीचर आपको सिखाएंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ठीक, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ MCQ क्वेश्चंस कराऊंगा, और हर एक MCQ क्वेश्चन के लिए आपको यही वर्किंग आपको बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए जी एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप देखिएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आता है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, ऐसे दिया होगा, पर्टिकुलर्स 2020-2019, यहां लिखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखा है यहां पर 6 लाख, और यहां पर लिखा है 3 लाख, करेक्ट। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसने आपको दी, बिल्डिंग ₹2 लाख परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने बिल्डिंग क्या करी है, 2 लाख की बिल्डिंग परचेज करी है। सेकंड लिखिए, बिल्डिंग डेप्रीशिएटेड बाय ₹50,000, ठीक। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्डिंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5,000। अब जब आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी तो आपका कंफ्यूज होना 100% तय है। लेकिन आप अगर मेरी बात ध्यान रखेंगे, सर ने कहा था अकाउंट बना लेना। बेटे मेरे यहाँ जो बच्चे 12th भी पढ़ते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं सब काम, ठीक। क्या करते हैं, फटाफट से अकाउंट बनाते हैं, सब अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने बनाया अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। सर अभी अभी हमने अकाउंट बनाने का ना फॉर्मेट याद करा था, आपने कहा था एक फॉर्मेट याद कर लो, एक तरीका याद कर लो, और फटाफट से उसके अंदर वैल्यूज़ को आप क्या कर देना, पुट कर देना। तो चलिए जी, तो ऐसे ही करते हैं कुछ, ठीक। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है जी। देखो बेटे ऐसा है, हो सकता है आप में से कोई सुपर इंटेलिजेंट हो, उसको सब कुछ समझ में आता हो, सारी बात उसको मालूम हो। बेटे मैं तो मानकर चल रहा हूँ मैं एक बड़ा वीक बच्चा हूँ, एक बहुत ही वीक बच्चा हूँ, एक एवरेज बच्चा हूँ, ठीक। तो सर ने कहा बेटे एक फॉर्मेट याद कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर, मैं फॉर्मेट याद कर लेता हूँ। सबसे पहले इधर लिखना है ओपनिंग बैलेंस, सर फिर यहाँ लिखना है क्लोजिंग बैलेंस, फिर यहाँ लिखना है डेप, फिर यहाँ लिखना है कैश जो सेल करके आएगा, फिर यहाँ लिखना है P&L अकाउंट का लॉस, फिर यहाँ लिखना है P&L अकाउंट का गेन। अरे सर आपने तो रट रखा है, हाँ बेटे आपको भी रट लेना है, टू कैश परचेज, क्योंकि मेरा टारगेट रटाना समझाना इनसे अलग, मेरा टारगेट है 5 नंबर। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का क्वेश्चन बाय हुक और क्रुक आप सही कर देते हैं तो मेरा टारगेट वो है, करेक्ट बेटे। तो हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए, कैसे होगा वो बात की बात है, ठीक। तो हमारा टारगेट CUET के 5 नंबर के क्वेश्चन पे,
और आपको पता है CUET में अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है और उसका इम्पैक्ट दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी चला जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आती है। अब बेटे हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन समझनी है और उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डालते जाना है, हमारा काम हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 3 लाख रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 6 लाख रुपीज़, मैंने यहाँ पर लिख दिया 6 लाख। उसके बाद कह रहा है हमने 2 लाख की मशीन परचेज की है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 लाख रुपीज़। ठीक, अच्छा जी, अच्छा एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो 2 लाख नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमने मशीन परचेज़ की है 8 लाख की, ठीक है। तो मशीन हमने परचेज़ कर ली 8 लाख रुपीज़ की, करेक्ट, 8 लाख की हमने मशीन खरीद ली। उसके बाद बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो गई 50,000 से, सर हमने डेप्रीशिएशन लिख दिया 50,000। उसके बाद बेचने पर हमें नुकसान कितने का हुआ, बेचने पर हमें नुकसान हुआ 5,000 रुपीज़ का, वो भी यहाँ लिख दिया। सर अब क्या करें बेटे, इस क्वेश्चन ने परचेज दे रखी थी, लॉस आपको दे रखा था, तो गेन तो होगा नहीं। तो जब लॉस हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने मशीन बेची तो होगी, बिल्डिंग बेची तो होगी, तभी तो मुझे लॉस हुआ है। तो इस क्वेश्चन ने मुझे परचेज दे रखा था, मुझे क्या निकालना था, सेल निकालना था। इधर का टोटल आ गया 11 लाख रुपीज़, ज़्यादा इधर का आ रहा है टोटल, तो बैलेंसिंग फिगर उधर आएगा। अब मैंने 11 लाख यहाँ दोनों तरफ लिख दिया, तो ये आपका कितना बच गया, ये आपका बच गया 11 लाख में से आपने इधर का टोटल माइनस कर दिया, तो 11 लाख में से बेटे 11 लाख आपका डेबिट का टोटल आया और 6,55,000 आपका क्रेडिट का टोटल आया। बेटे हम कौन है, हमें बेटे छोटे छोटे बच्चे, हमें करना है काम संभल के, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब आप अपने शहर से निकलेंगे ज़रूर, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन गलत होने से आपकी रैंक बहुत पीछे हो जाती है, करेक्ट। जितने सही क्वेश्चन आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ आपके कदम बढ़ते जाएंगे, जितने गलत, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो गई, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने पे भरोसा करना है। तो आराम से 45,000 और ये आ गया आपका 445। तो बेटा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना निकल कर आ गया, 445। तो हमने एसेट सेल तो करी 445 की और हमने एसेट परचेज कितने की करी, 8 लाख रुपीज़ की। तो ज़रा देखिएगा सेल मैंने कितने की करी है, सेल करी है मैंने 4,45,000 रुपीज़ की, और परचेज़ करने में तो पैसे हमारे पास से जाते हैं। परचेज़ मैंने कितने की करी है, 8 लाख रुपीज़ की। तो जब आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा 3,55,000। इसे भी हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है, लेकिन अभी बेटे पिक्चर अभी बाकी है। अभी मैंने आपको जो सिखाया वो सिखाया केवल आपको एक एसेट का बैलेंस दे रखा था। आप लोगों ने कभी 11th क्लास में पढ़ा होगा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नाम की भी एक चीज़ होती है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे अगली क्लास में मेरे साथ, ठीक है। आई होप आज आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए थोड़ा सा एक बार छोटा सा एक रिव्यू लेते हैं। हमने आज आते के साथ ही पढ़ा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट सेल करना, परचेज करना, इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको रिसीव होना, रेंट रिसीव होना, तो ये सब पार्ट होते हैं किसके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब बेटे क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं होता कि आपसे कह दे कि मैंने एसेट सेल कर दी, इतने पैसे आ गए, एसेट खरीद ली, इतने पैसे चले गए। वो आपको एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देता है, और उस केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच है कि हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक अकाउंट, और अकाउंट बनाकर वहाँ से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उसके बेस पर हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आंसर प्लस में आता है तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो मेरे पास से पैसे यूज़ हो रहे हैं। उसे बोला जाता है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। लेकिन अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओवर नहीं हुई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अभी मुझे 2 क्लासेस और लगेंगी।
नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको एक पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताऊंगा भी बनाने के लिए, ताकि आपको 12th में भी हेल्प मिले और 100% हेल्प मिले आपको CUET में। क्लियर? MCQ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे। 10 MCQs हमने लास्ट क्लास में करे थे। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है, मेरी आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कि एक बार लास्ट क्लास जाके आप ज़रूर देख लीजिए। जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी क्लासेस हो हमारी 11th की, 12th की, CUET की, जो भी आप पढ़ें या जो भी एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस होती हैं तो उसकी अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अच्छे से मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि CUET अभी बहुत दूर है, CUET नज़दीक ही है, क्योंकि बेटे बोर्ड के बाद CUET की तैयारी करने के लिए बहुत कम समय मिलता है, उसमें CUET की तैयारी ठीक से नहीं हो पाती। अगर आपका ड्रीम हाई है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। चलिए मिलेंगे कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटे आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके जो भी मैंने अब तक बोर्ड पे लिखा है उस सारा का सारा अपने पास आप बैकअप ले सकते हैं। तो ठीक है, जो भी आपको हेल्प मिल सकती है वो मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस।